हेलो एवरीवन। हम आज पढ़ेंगे अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो हमारी फ़र्स्ट और सेकंड सेम दोनों में आती हैं। पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमारा सेकंड सेम में आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो जाता है इसके अंदर। तो जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि हमेशा क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं और यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि घूम फिर के बार बार यही टॉपिक्स बार बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आते हैं। और इसी पर्पज़ से मैं ये वन शॉट लेक्चर बना रही हूँ, जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस लेक्चर से। और जितने ये 24 के समथिंग टॉपिक हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा इस लेक्चर को, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नर्स, मतलब जो हमारी एक अच्छी नर्स होती है उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो एक अच्छी नर्स हमारे सिर्फ इंजेक्शन और मेडिसिन देने वाली नहीं होती है, वो एक दयालु, जिम्मेदार और केयरिंग इंसान होती है जो बीमार मरीजों की प्यार और ईमानदारी से देखभाल करती है। मतलब बिल्कुल एक उसका केयरिंग मैनर होना चाहिए जो हमारे पेशेंट को बिल्कुल कोई भी हार्म ना पहुंचाए और बहुत अच्छे से उसकी केयर करे, और उसको क्वालिटी केयर अगर प्रोवाइड होगी तो एक अच्छी नर्स तभी तो कहलाएगी कि हाँ, इसने हमारी इतनी अच्छे से केयर करी है, कितनी ऑनेस्ट नर्स है। तो ये सब चीज़ें आपको क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नर्स में देनी है, या आपसे क्वालिटीज़ ऑफ नर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके अंदर हमारी जो मेन क्वालिटीज़ आपकी आएगी उसमें है आपकी फ़र्स्ट क्वालिटी काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब हमारा होता है दयालु। तो जो हमारी नर्स होती है वो पेशेंट से धीरे से और नम्रता से बात करती है, मतलब पोलाइटली बात करेगी, उससे जेंटली बात करेगी, तो वो उसको रेस्पेक्ट भी करेगी पेशेंट की, तो वो हमारे काइंडनेस में आएगा। तो आपको जैसे आप काइंडनेस पॉइंट लिखोगे हेडिंग, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा कंटेंट लिख देना है कि स्पीक जेंटली, बी पोलाइट, ट्रीट ऑल पेशेंट विद रेस्पेक्ट। देखिए, मैं इंग्लिश में अगर इसको सारा इंग्लिश में पहले पढ़ के बताऊंगी और फिर हिंदी में, तो वो आपके लिए काफ़ी बड़ा लेक्चर चला जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में और थोड़ा इंग्लिश में, तो हिंदी इंग्लिश मिक्सअप में मैं आपको इसलिए ही बता रही हूँ जिससे जल्दी से कवर हो जाए आपको और अच्छे से भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी क्वालिटी आती है पेशेंस, मतलब हमारा धैर्य रखना। और जब हमारा मतलब पेशेंट कंफ्यूज हो या फिर धीरे धीरे बात करे, तब भी वे नर्स आपकी बिल्कुल शांत रहनी चाहिए कि हाँ, कि पेशेंट अगर कुछ हो भी रहा है ना पेशेंट को या कंफ्यूज है, तो उसको एक बिल्कुल ऐसे शांत रहना चाहिए कि उसको ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए। इस चीज़ का पेशेंस होना चाहिए नर्स के अंदर, तभी तो अच्छी एक नर्स कहलाएगी कि वो हाँ, उसको गुस्सा आ रहा है, ये सब नहीं, वेल बिहेव रखना है हमको वहाँ पे और पेशेंस रखना है। नेक्स्ट हमारी आती है केयरफुल ऑब्जर्वेशन। इसमें हमको ये देखना है कि हमें ये ध्यान देना होता है, अगर पेशेंट बस आ रहा है, मतलब पेशेंट स्वेटिंग कर रहा है, या फिर हमारा मतलब इसमें टर्निंग पेल, मतलब वो पीला पड़ रहा है, ये सब, या तेज़ सांस ले रहा है, तो इन चीज़ों को हमको एकदम से नोट करना है। और फिर हमको इसको बिल्कुल, ये हमारा केयरफुल ऑब्जर्वेशन में आएगा, क्योंकि हमें पेशेंट को ऑब्ज़र्व करते रहना है, कहीं कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ जाए पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा क्या क्या आता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, जिम्मेदारी। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, दवाइयाँ जो हमारी मेडिसिन, मतलब इसमें हमको टाइम पे देनी है और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो करना होता है। नेक्स्ट हमारी आती है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी के अंदर हमारा जो मतलब ईमानदार रहना है नर्स को, मतलब हमेशा उसको सच बोलना है, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको छुपाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर नर्स ऑनेस्ट रहेगी तो पेशेंट के लिए भी वो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर वो डॉक्टर को सच बताएगी कि हाँ, मुझसे ये चीज़ हो गई है गलत, तो वो पेशेंट के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज़ अगर कोई डिजीज़ कंडीशन
में आप ऐसा इंजेक्शन वगैरह यूज़ कर देते हो या ओवरडोज दे देते हो, तो हमको एकदम से वो डॉक्टर को बताना है, ना कि छिपाना है, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लीन हैबिट्स। तो यहाँ पे हमको क्लीन हैबिट्स देखनी होती हैं, साफ़ सफाई देखनी होती है, हाथ धोना, मतलब हमारे हैंड वॉश, यूनिफॉर्म को क्लीन रखना, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सबको क्लीन करना, ये सब को हमको बहुत अच्छे से देखना होता है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन, कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छे है या नहीं पेशेंट के साथ में, तो या फिर किसी भी पूरे हेल्थ वर्कर टीम के साथ में साफ ना, और मरीज़ की बात को ध्यान से सुनना, ये सब आप इसमें लिखोगे। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, जैसे आपको गुड कम्युनिकेशन मैंने बता दिया है कि इस तरह से बात करनी है, अच्छे से वेल बिहेव करेंगे पेशेंट के साथ भी और बाकी सबके साथ में भी, तो वही चीज़ आपकी गुड नर्स की क्वालिटीज़ में आएंगी। नेक्स्ट आपका आता है टीम वर्क। टीम वर्क में आपका ये आता है कि यहाँ पे हम वर्क करते हैं विद डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज़ एंड अदर नर्सेज के साथ मिलकर हमको काम करना होता है। मतलब जितना हम दूसरों के साथ भी कोऑपरेट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होता है टीम वर्क में रहना, उससे दूसरों को भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। नेक्स्ट हमारी आती है इमोशनल स्ट्रेंथ। तो इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमको बिल्कुल इमरजेंसी में स्ट्रॉन्ग रहना है और शांत रहना है, क्योंकि अगर हम लोग पैनिक करेंगे तो वो पेशेंट के लिए भी ज़्यादा हार्मफुल बन सकता है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना होता है। तो आपका आई होप ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग हमारा एक ऐसा पेशा है, मतलब उसमें बिल्कुल सर्विस टू मैनकाइंड है, मानव सेवा, ये सब इन सब का देखना होता है। इसमें ट्रेंड लोग, मतलब जो हमारी नर्सेज होती है, वे बीमारी की हमारी बिल्कुल ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनकी काफ़ी अच्छे से केयर करती है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसमें हमें प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल्स की नीड होती है। सेकंड पॉइंट आता है आपका इसके अंदर नर्स जो मतलब हमारे पेशेंट होते हैं उसकी फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल केयर, इन सब में केयर करती है उनकी। नेक्स्ट आती है हमारे थर्ड पॉइंट हमारा जो आईएनसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रेन नर्सेज होती हैं ये वो ही यहाँ पे वर्क करेंगी। अदरवाइज़ अगर वेल ट्रेन नहीं है और पेशेंट इमरजेंसी में है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है हमको। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नर्सेस जो हमारी हॉस्पिटल, घर में या फिर स्कूल, आर्मी, फैक्ट्री, इन सब में वर्क करती है। बाकी भी अदर एग्ज़ाम्पल होते हैं, लेकिन कुछ जो आपके हैं मेन आपको लिखने ही हैं एग्ज़ाम्पल, वो लोग आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। कंटेंट मैंने इसलिए शॉर्ट बिल्कुल इसलिए किया है जैसे कि आप लोग वन शॉट में आप इसको रिवाइज़ कर पाए, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो करने तो होंगे ही जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, इसमें नर्स को अपने एथिक्स फॉलो करने चाहिए, लाइक ऑनेस्टी, प्राइवेसी, रेस्पेक्ट, इन सबको ध्यान रखना चाहिए इस पर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, नर्स को हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, मतलब हमेशा सीखते रहना चाहिए। वो हमारे लाइफ लॉन्गर लर्न इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी में आ रही हैं तो उस चीज़ को भी सीखते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड टॉपिक आता है हमारा लेवल्स ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन। तो ये हमारा किस लिए होता है, जो हमारी डिजीज़ को रोकने के लिए हमारे 3 लेवल्स को हम फॉलो करते हैं, जो हमारे 3 स्टेप्स है। देख लीजिए, इसमें आता है हमारा फर्स्ट स्टेप प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब जो हमारी प्राथमिक रोकथाम होती है। फर्स्टली हम रोग से, मतलब डिजीज़ से पहले हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, वैक्सीन और हैंड वॉशिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और हमारी हेल्थ एजुकेशन देना। तो ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी प्रिवेंशन।
तो इसके अंदर हमारा जो होता है जो हमारी डिजीज़ होती है उसको हमको जल्दी से पहचानना होता है और शुरू में ही इलाज करना होता है। मतलब हम उसको डिजीज़ को अर्ली ट्रीटमेंट देंगे। जैसे लाइक हमारा हो जाता है बीपी को चेक करना, डायबिटीज़ टेस्ट, कैंसर स्क्रीनिंग। अगर हमको कैंसर का यही है कि जल्दी पता चल जाएगा तो हम उसको जल्दी से ट्रीट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टर्शरी प्रिवेंशन। तो इसके अंदर हमारा आता है जो हमारी डिजीज़ होने के बाद उसका जो हमको डैमेज होता है उसको कम करना टर्शरी में। तो एग्ज़ाम्पल इसका हम क्या देंगे, जो हमारी सर्जरी के बाद में फिज़ियोथेरेपी या फिर स्ट्रोक के बाद में रिहैबिलिटेशन, ये सब इसके आपके एग्ज़ाम्पल्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फोर्थ, हॉस्पिटल एंड इट्स टाइप। तो हॉस्पिटल हमारी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमारा सिक पीपल और फिर हमारा इंजर्ड पीपल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल में हमारा फर्स्ट टाइप आता है जनरल हॉस्पिटल। तो जनरल हॉस्पिटल हमारे कैसे होते हैं, जहाँ पे हमारी ऑल डिजीज़ के ट्रीटमेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें स्पेशल हॉस्पिटल। स्पेशल हॉस्पिटल में हमारा जो हमारे वन डिजीज़ होती है, जैसे कोई कैंसर स्पेसिफिक हॉस्पिटल हो गया, तो इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर चूज़ करना होता है कि हर चीज़ के जैसे डॉक्टर होते हैं कि ये सर्जरी का ही है और ये इधर मेडिकेशन, इन सब का अलग अलग से। फिर आपको यहाँ पे एग्जांपल आप लिखते हैं ना कि कैंसर हॉस्पिटल है जनरल में, आपका अभी बताया है मैंने कि फ़र्स्ट हमारा इसमें सारी डिजीज़ को होती हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट। स्पेशल में आपकी सिर्फ एक डिजीज़ होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि हमारा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पे ट्रीटमेंट आपका चीप होगा और फ्री भी होता है। नेक्स्ट हमारा आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि हमारे प्राइवेट होते हैं हॉस्पिटल वे प्राइवेट कंपनीज़ इन सब के थ्रू हमारा ये चलाया जाता है और इसमें जो ज़्यादा हमारी होती हैं सुविधाएं, तो ये हमारे महंगे पड़ते हैं इसीलिए। तो ये सब चीज़ें आप इसके एग्जांपल में भी लिख सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब हमारे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये चीप नहीं है। और इसमें अगर फैसिलिटीज़ देखेंगे आप, फिर वही है कि आपका ज़्यादा पैसा लगेगा इसमें। नेक्स्ट आपका आता है टीचिंग हॉस्पिटल। क्या क्या होंगे इसके अंदर, क्या आएगा इसमें, मेडिकल या फिर नर्सिंग स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए होता है ये। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है CHCs। तो CHCs हमारे ये जो विलेजेस में होते हैं, CHC मतलब हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, ये हमारे गांव में ही होते हैं। जो हमारे गांव के जो एरियाज़ में छोटे से हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा गांव में ऐसे होते हैं, जैसे हमारे CHO वर्क करते हैं इनमें मेनली। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। तो जो हमारे कम्युनिकेशन इन नर्सिंग है, इसमें मतलब हमको देखना होता है कि जो कम्युनिकेशन का मतलब इसमें हमारा बातों हो, इशारों या आपके रिटर्न वे में, इन सब की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा आता है वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक। तो वर्बल में आपका मतलब हमारा बात करके या फिर फ़ोन पे बात करके ये सब आएगा। नॉन वर्बल में आपका बॉडी लैंग्वेज, आँखों का कांटेक्ट, हाव भाव, ये सब आते हैं आपके। नेक्स्ट हमारा रिटन में क्या क्या आएगा, रिटन में आपका नोट से और रिपोर्ट से, रिकॉर्ड से, ये सब आता है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में आपका अलार्म के थ्रू और मशीन्स का यूज़ करके या फिर हॉस्पिटल ऐप्स के थ्रू, ये सब आता है। फिर आप क्या आते हैं बैरियर्स, जो हमारे रुकावटें होती हैं कम्युनिकेशन में, मतलब हमारी नॉइज़, शोर या फिर लैंग्वेज डिफरेंसेस, मतलब भाषा में कोई प्रॉब्लम की उसको इंग्लिश नहीं आती और इस तरह से हमको वहाँ पे हिंदी में बात नहीं कर पा रहे हैं, उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ये बैरियर्स आ सकता है यहाँ पे। फिर हमारा फियर और पेन मतलब डर या दर्द। फिर हमारा नेक्स्ट आता है नोट लिसन प्रॉपरली। तो इसके अंदर ध्यान से ना, मतलब हम सुन नहीं पा रहे हैं उसकी बातें, तो ये सब चीज़ें।
तो इसका हाउ टू इम्प्रूव, हम कैसे इसको सॉल्यूशन हम इसका कैसे दे सकते हैं, मतलब हमको उसको स्पीक इन सिंपल लैंग्वेज। यहाँ पे स्पीक इन सिंपल लैंग्वेज से मतलब ये हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो अगर किसी पर्सन को हिंदी में समझ आ रहा है तो आप नॉर्मली उसकी लैंग्वेज यूज़ करके उसको हिंदी में ही समझाओ, तो ये चीज़ आपका सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो हमारा लिसन टू द पेशेंट केयरफुली, मतलब मरीज़ की बातों को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट हमारा अगर ये हमारे होते कि ज़रूरत हो तो हमारी ड्राइंग या फिर सिंबल्स का भी यूज़ करके हम उसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका 6 टॉपिक आता है टेम्परेचर, नॉर्मल रेंज एंड फैक्टर्स। तो इसमें आपका आता है टेम्परेचर। हमारा क्या होता है टेम्परेचर, मतलब बॉडी में कितना हीट है, कितनी हीट है, अमाउंट कितना है, तो इससे पता चलता है कि हमारा फीवर है या नहीं। नेक्स्ट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका क्या होता है ओरल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। रेक्टल में आपका आता है स्लाइटली हायर। एक्सिलरी में मतलब हमारा अंडर आर्म में स्लाइटली लोअर होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर आपके क्या क्या आते हैं, एज, बेबीज़ एंड ओल्ड पीपल डिफर, ये सब देखते हैं। नेक्स्ट आपका टाइम ऑफ डे देखना होता है, इसमें मॉर्निंग में लोअर, इवनिंग में हायर। नेक्स्ट एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट आता है हमारा इलनेस और इन्फेक्शन। उससे नेक्स्ट आपका आएगा वेदर। तो यहाँ पे आपके ये बहुत बेसिक सा टॉपिक था, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं है, लेकिन आपको ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आप लोग लिख दीजिएगा तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है 7 टॉपिक जो हमारा बेड सोर होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रेशर सोर के नेम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो बेड सोर और प्रेशर सोर एक ही होता है। बेड सोर हमारे तब होते हैं जब हमारा पेशेंट बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहे, तो हमारे बेड सोर्स कोज हो जाता है। यहाँ पे कॉमन एरियाज़ हमारा क्या क्या होते हैं इसके लिए, बैक, बटक्स, हील्स, एल्बोज, शोल्डर्स, तो ये सब आते हैं। कॉजेस आपका क्या क्या आएगा इसके अंदर, मतलब हमारा जो प्रेशर फ्रॉम बेड, मतलब जो हमारा बेड है उससे लगातार दबाव पड़ता है, तो उस चीज़ को लेके मूवमेंट से फ्रिक्शन, और या फिर गीली त्वचा या यूरिन या फिर स्वेट इनके थ्रू, इन सब से हमारी वेट स्किन हो जाती है, इससे भी आपका हो सकता है कोज। फिर आपका पुअर न्यूट्रिशन के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है सॉरी, टर्न पेशेंट एवरी 2 आवर्स। तो हमको पेशेंट की विदिन 2 आवर्स पोजीशन को चेंज करते रहना है, जिससे कि हम प्रिवेंट कर पाए बेड सोर्स को। सेकंड पॉइंट आता है स्किन को क्लीन और ड्राई रखना है। नेक्स्ट आता है आपका यूज़ सॉफ्ट बेड्स और एयर मैट्रेस। यहाँ पे आपको सॉफ्ट या फिर एयर बेड का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है गिव प्रोटीन रिच डाइट। यहाँ पे हमको प्रोटीन रिच डाइट देनी है। 7 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। 8 टॉपिक आपका आता है नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस हमारे लिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं आपकी केयर के लिए। तो उसमें आपका फर्स्ट स्टेप आता है असेसमेंट। असेसमेंट में हमारी कलेक्ट करनी होती है इंफॉर्मेशन, जिसमें हम चेक करते हैं बीपी को, टेम्परेचर को और सिम्टम्स को, मतलब वही आपका वाइटल साइंस वगैरह हम असेसमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपका जो सेकेंड इसका पॉइंट है, तो इसमें हमारा जो आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक आपका पेन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन सब को प्लानिंग में आपको हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है, तय करना होता है, मतलब कोई हमारा गोल होता है। जैसे हमें पेशेंट का फीवर रिड्यूस करना है, पेशेंट का फीवर यहाँ पे हमको कम करना है, तो आपका यहाँ पे प्लानिंग में ये आ जाएगा। फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन आता है, मतलब हमको कैसे बिल्कुल वर्क करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आपका एग्जांपल क्या देना है आपको, मतलब आप कैसे मेडिसिन देंगे और कैसे आपको वाइटल्स चेक करने हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट कर देनी है। ओके, ये ना आप ये पॉइंट्स आपके ना आपको देखे हुए भी लग रहे होंगे, बिकॉज आपने एनसीपी में ऑलरेडी देख चुके होंगे। 5th पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे इवैल्यूएशन।
तो यहाँ पे हमको देखना है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है पेशेंट में या नहीं। डिजीज़ कंडीशन जो हुई थी, जैसे आपने गोल यहाँ पे किया था प्रिपेयर कि हमको यहाँ पे रिड्यूस करना है फीवर, वो रिड्यूस हुआ है या नहीं, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हुई है या नहीं। ओके, 9th टॉपिक आता है आपका पल्स। यहाँ पे आपको पल्स में मीनिंग, रेंजेस एंड साइड्स ये सब देखनी है इसमें। तो पल्स का जो हमारा मीनिंग होता है, पल्स इज़ द हार्ट बीट फेल्ट एट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पल्स हमारी वो हार्ट बीट होती है जो हम बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पर फील कर सकते हैं। ये जो हमारी हार्ट बीट को ये है। तो वहाँ पे आपकी नॉर्मल पल्स रेट बताई हुई है। तो देखिए आपकी नॉर्मल पल्स रेट हमारी आती है, फर्स्ट हमारी जो एडल्ट में पल्स रेट होगी नॉर्मल 60 to 100 बीट्स पर मिनट होगी, BPM लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे। चिल्ड्रन की आपको 80 to 120 BPM। देखिए जो आपका ये BPM लिखा हुआ है एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, ऐसे एग्ज़ामिनर पे अच्छा नहीं जाता है इम्प्रेशन, तो आपको बीट्स पर मिनट ही लिखना है। इफ़ टाइम कम है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे, प्रॉपर लिखना बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट आता है आपका चिल्ड्रन में आपकी क्या होगी 80 to 120 BPM। नेक्स्ट आता है इन्फेंट्स में आपकी आती है 100 to 160 BPM। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे नॉर्मल पल्स रेट मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपका है कॉमन पल्सेस साइट्स। तो हमारी पल्सेस हमें कहाँ कहाँ पे महसूस होती है, मैंने बताया था कि ये कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं इनकी। तो वो आपकी फर्स्ट आएगी रिस्ट, जो कि हमारी रेडियल पल्स होगी, वो हमारी कहाँ पे दिखेगी, आपकी कलाई पर। नेक पे हमारी कैरोटिड पल्स होगी, जो कि हमारी गर्दन पे दिखाई देगी ना। और चेस्ट पे मतलब हमारी एपिकल पल्स, जो कि हमारे हार्ट के ऊपर दिखेगी आपको। और फुट में होगी, जो फुट के अंदर होगी वो आपकी डॉर्सलिस पेडिस पल्स होगी, जो कि हमारे लेग्स में होगी। इसके अंदर हमारे ना कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं पॉइंट्स, ये मैंने आपको बता दिया है, देख लीजिए। रिस्ट में, नेक पे और चेस्ट पे, फुट पे, ये सब आपकी पल्सेस की साइड्स थी। आपके इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 2, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें वो मैंने मेंशन नहीं करे हैं लेकिन बता रही हूँ। तो जो हमारी ये होती है ना पल्स, जहाँ पे हमारी काउंट करते हैं ना, तो उस समय हमको पेशेंट को रेस्ट पोजीशन में रखना होगा। और जो पल्स की रेट, रिदम और स्ट्रेंथ, ये सब हमको देखना ज़रूरी होता है। तो आपके 2 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग एग्ज़ाम में मेंशन ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट आपका आता है 10 पॉइंट नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन। तो इसका जो अनदर नेम है आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी होता है। ये आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नेम से भी आ जाता है। तो आपका ये FON में ही नहीं है, आपका इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर भी दिया हुआ है। तो आगे आप 3rd सेम में पढ़ोगे तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पे भी, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा बाद में भी। तो आपका ये होता है नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन, हमारा वो होता है जो हम ना, जैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हमको फ़ीवर हुआ है, हम फीवर के लिए एडमिट हो रहे हैं, और वहाँ पे जाके हमने कोल्ड को एक्वायर्ड कर लिया, मतलब हॉस्पिटल में जाके हम जो हॉस्पिटल में जाके ना हम इन्फेक्शन को एक्वायर्ड कर रहे हैं। तो अगर हम उस चीज़ को कर रहे हैं एक्वायर्ड, तो वो चीज़ें हमको 48 आवर्स के बाद अपीयर होती है। हम ये नहीं है कि हमको उसी दिन वो दिख रही है, उसका हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वो चीज़ें आपकी 48 आवर्स बाद दिखती हैं। तो आप हॉस्पिटल से इसको एक्वायर्ड करते हैं। नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन हमारा यही होता है। नेक्स्ट आपके कॉमन टाइप इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो ये आपका फर्स्ट टाइप है UTI, मतलब हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो हमारा कैथेटर के थ्रू होता है। ये हमारे कैथेटर की वजह से होगा UTI। नेक्स्ट हमारा निमोनिया आता है। निमोनिया हमारे जो वेंटिलेटर के यूज़ से होगा। और 3rd हमारा जो आएगा वुंड इन्फेक्शन, ये हमारे ड्रेसिंग के ड्यूरिंग इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रिवेंशन, हम हाउ टू प्रिवेंट नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन, मतलब हमारे इसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं इसकी, कि हमको ज़्यादा देर जैसे हो रहा है उस चीज़ को, हम कैसे इस चीज़ को कर रहे हैं एक्वायर, तो उस चीज़ को हम रोक भी सकते हैं। जैसे हमको
पेशेंट के जैसे हैंड होते हैं उन सबको धोते रहना, उसको टच करने से पहले उसको हैंड वॉश कर रहे हैं और पेशेंट को भी हैंड वॉश करा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट हमारे ग्लव्स और क्लीन इंस्ट्रूमेंट, इन सब का यूज़ करना, ये सब चीज़ें हम क्लीन करके रखेंगे तभी हम इनको क्लीनली यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फेक्टेड पेशेंट जो हमारे होते हैं उनको आइसोलेट करना और हॉस्पिटल को हमें रेगुलर क्लीन करते रहना। ये मैंने आपको ऊपर नीचे पॉइंट बता दिए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। और हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि जो हमारी नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फेक्शन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पे हमको वो फॉलो करने होते हैं, तभी हम लोग इसको प्रिवेंट कर पाएंगे पेशेंट को भी और हम खुद को भी यहाँ पे प्रिवेंट कर पाएंगे। अदरवाइज़ सारे हेल्थ वर्कर्स को ऐसे तो नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है 11th टॉपिक आपका स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे आपकी जो स्टेरिलाइजेशन का जो हमारा मीनिंग होता है मतलब इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल्स से सभी बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स इन सब को ना बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना, मतलब इनको बिल्कुल पूरी तरह मार देना, किल करना, ये सब आप लिख सकते हो। इसमें ये वर्ड्स आप डिस्ट्रॉय की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, आपके मेथड्स क्या क्या आएंगे इसके, तो फर्स्ट आपका आता है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे स्टीम अंडर प्रेशर। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप इसको ना 2 पॉइंट्स भी कर सकते हैं। फर्स्ट आपने ये लिख ही दिया स्टीम अंडर प्रेशर, सेकेंड आप ये लिख दीजिएगा कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रेसिंग पैक्स के लिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये लिख दीजिएगा आप लोग। मतलब 2 पॉइंट आप इसके आराम से बना सकते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कितना करेंगे आप लोग, ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो आ नहीं रहा, तो आप लोग इसको लिख लेना। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इस तरह करके एग्ज़ाम में इस तरह से लिखिएगा, क्योंकि आप अगर पैरा फॉर्म में लिखते हैं ना तो उस पर ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए पॉइंट वाइज आप लिखना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ मैं इस चीज़ को। सेकंड आपका आता है ड्राई हीट, हॉट एयर ओवन, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारा जैसे करते हैं हम इसको 160 से लेके 180 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको यूज़ करते हैं, और जो ग्लासवेयर और मेटेलिक टूल्स इन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ड्राई हीट को। नेक्स्ट आपका आता है केमिकल डिसइंफेक्शन। तो केमिकल डिसइंफेक्शन में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिटॉल, लाइजॉल जैसे आपका लिक्विड, ये सब आ जाएगा। देखिए ये मैंने एक लाइन लिखी है, लेकिन आपको मैं 2 पॉइंट्स बता रही हूँ, इसको इसलिए ध्यान से मैंने लेक्चर इसीलिए बना रही हूँ जिससे कि आप लोग इसको सुनेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपका आता है इसके अंदर थर्मामीटर, प्लास्टिक टूल्स के लिए हम इन सबको यूज़ करते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन को, बन गया आपका। देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट। और थर्ड आता है ये जो आपका फोर्थ है गैस स्टेरिलाइजेशन इसके अंदर, तो इसमें आपकी इथाइलिन ऑक्साइड ये आएगा इसके अंदर। तो ये हमारा किस लिए हम यूज़ करते हैं, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट और प्लास्टिक के लिए, जो कि हम यहाँ पे डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स और प्लास्टिक को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपके जो यहाँ पे मेथड्स थे स्टेरिलाइजेशन के, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाते हैं। और ये ना आपका क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आता है तो अच्छे से पढ़िएगा। वैसे ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। 12 टॉपिक है आपका केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। जब बिल्कुल यहाँ पे ऐसा होता है कि पेशेंट बिल्कुल डेथ होने की कंडीशन में ही आ जाता है, मतलब पेशेंट का बिल्कुल अंतिम समय में होता है, जब नर्स की मतलब पूरी ऐसी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे कंफर्ट देना और रेस्पेक्टफुल उसकी केयर करना होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है यहाँ पे। तो बिफोर डेथ मतलब हमको क्या क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या देखना है। देखिए यहाँ पे हमको पेशेंट का बॉडी का जो पेन होता है उसको रिड्यूस करना, ये सब हमको पहले देखेंगे आप। सेकंड आपका देखना है कि उसको बिल्कुल उसकी बॉडी को साफ़ सुथरा बिल्कुल हम उसको क्लीन रखेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट ये सब प्रोवाइड करेंगे। थर्ड आपका आता है यहाँ पे मतलब उसके जो अलाउ करते हैं हम फैमिली को, तो फैमिली को हम वहाँ पे
आराम से उसको मिलने देना हमको चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आपकी स्टेज पे आता है कि बिल्कुल डेड होने वाली स्टेज पे है, तो आपको वहाँ पे फैमिली को उसकी मिलने देना चाहिए और प्रे करने देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता है कि पेशेंट कब हो जाए कि वो प्रेयर से भी हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता है। और फैमिली से उसको काफ़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट और मेंटली वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेगा मिलके, तो आपको फैमिली को अलाउ कर देना चाहिए। फिर आपका आता है मरीज़ को, जो हमारे पेशेंट है उससे आपको धीरे से और इमोशनली सपोर्ट देना चाहिए, धीरे से बात करनी चाहिए उससे, अच्छे से वेल बिहेव करेंगे आप यहाँ पे उससे। और फिर जो आफ्टर डेथ आपको क्या क्या करना होता है इसमें, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये लग होगा कि अभी क्या ही करना है, लेकिन उसके बाद भी आपके बहुत सारे वर्क होंगे। उसमें फ़र्स्ट पॉइंट आता है आपको, उसमें आपको जो उसकी आइज़ होती है और माउथ होता है, दोनों हमको धीरे से क्लोज करने होते हैं। फर्स्ट आपका ये वर्क हो गया है। सेकंड आपका वर्क क्या होगा, इसमें आपको आईवी कैथेटर और अगर कोई एनी मेडिकल डिवाइसेस है ये सबको रिमूव करना है। थर्ड आपका पॉइंट आएगा, इसमें आपका क्या करना है कि जो बॉडी को आपको क्लीन करना है और वाइट शीट से कवर करना है। आपने देखा होगा कि जो वाइट सी वो चादर ओढ़ाए रखते हैं, देखा होगा आपने हॉस्पिटल्स में जब डेथ हो जाती है पेशेंट की, तो ये वही है यहाँ पे। फिर आपका आता है फोर्थ जो आपका वर्क होगा, डॉक्टर को और उस पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करना है। और लास्ट जो आपका पॉइंट होता है, इसके बाद हमारा आता है टाइम और कॉज ऑफ डेथ। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है ये सब चीज़ें, ये आपका लास्ट पॉइंट हो गया। ओके, ये आपका आफ्टर डेथ सारे वर्क होते हैं, तो आपका ये हो गया है। तो एक चीज़ मैंने इसमें नहीं लिखी है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो हमारी नर्स का रोल है यहाँ पे, सिर्फ पेशेंट की केयर तक या उसके ट्रीटमेंट तक यही नहीं होता है, बल्कि जो हमारी डिग्निटी से लाइफ के जो हमारी लास्ट स्टेज तक हमको उसकी इतने अच्छे से केयर करनी होती है कि बिल्कुल हमको जो डेथ से पहले भी और डेथ के बाद भी, ये हमारा एक क्वालिटी भी है गुड नर्स की। तो ये चीज़ भी आप इसमें ये लाइन आपको लिख देनी है, जिससे कि आपका एग्ज़ामिनर पे भी अच्छा इम्प्रेशन जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 13 टॉपिक। देखिए वीडियो आपकी जा चुकी है 30 मिनट्स की, लेकिन आपका ये 1 आवर में भी फिनिश होगा ना, लेकिन आपकी पूरी FON के बिल्कुल जो मेन टॉपिक्स आते ही आते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए, आपका 13 टॉपिक है जो नर्सिंग एथिक्स। एथिक्स का जो हमारा मेंस होता है, ये यहाँ पे हमारे वो रूल्स हैं और मॉरल वैल्यूज़ है जिनका हमको फॉलो करना होता है, नर्सिस को फॉलो करती है ये यहाँ पे जो हमारे नर्सिंग एथिक्स हैं। तो इसमें हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारे नर्सिंग एथिक्स आते हैं वो हमारा क्या होता है। फर्स्ट आपकी आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हमारा क्या होता है, जो हमारी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, हमारा इसमें क्या वर्क होगा कि हमको वो किसी से शेयर नहीं करनी है, वो हम ओनली उसके फैमिली मेम्बर से, पेशेंट से या अपने जो हमारे हेल्थ टीम के मेंबर्स हैं उनसे शेयर करना है। अदरवाइज़ हम किसी से भी बिना पेशेंट की परमिशन और बिना फैमिली की परमिशन नहीं शो करने हैं किसी को भी। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पेक्ट तब हमारा यहाँ पे अपने हर पेशेंट को बिल्कुल आपको अच्छे से इक्वली उसको एक तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और उसको अच्छा बिहेव करेंगे उसके साथ, चाहे वो कोई भी हो या किसी भी रिलीजन से हो। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसके साथ में अच्छे से आपको उसको रेस्पेक्ट देनी है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रूथफुलनेस में आपका क्या होगा, जो हमारा पेशेंट और डॉक्टर, इनसे आपको हमेशा सच बोलना है। जो उसको डिजीज़ कंडीशन है तभी हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, और उसको जो पेशेंट को है भी चलो कोई कंडीशन ऐसी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, तो आपको उसको मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। और डॉक्टर से आपको सच इसलिए बोलोगे
आप अगर डॉक्टर को पहले बता दोगे तो अर्ली उसको ट्रीटमेंट मिल पाएगा। नेक्स्ट आपका आता है इसमें पॉइंट कंपैशन। तो कंपैशन आपका क्या होता है, मतलब दया भाव आपका, जो हमारी पेशेंट की जो हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट, उसकी केयर कर रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से करना है वहाँ पे विद लव एंड एम्पैथी। ओके, ये सब आपको दिखाना है वहाँ पे कंपैशन के अंदर, आप ये लिखोगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी। आपको यहाँ पे अपने हर जो आप एक्शन ले रहे हैं ना, उसके रिस्पॉन्सिबल खुद होना है यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है यहाँ। नेक्स्ट आपका आता है नॉन मैलिफिसेंस। तो यहाँ पे नॉन मैलिफिसेंस का मतलब ये है कि जो पेशेंट को हमको किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं पहुँचाना है। तो नॉन मैलिफिसेंस में आपका ये आ गया। ऑटोनॉमी में आपका क्या आता है, हमको पेशेंट के सभी डिसीज़न का बिल्कुल रेस्पेक्टफुली उसके हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, और स्पेशली ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको हर उसके फैसले का सम्मान करना होगा, मतलब उसको रेस्पेक्ट देनी होगी। वही चीज़ इसके अंदर आ गई है ऑटोनॉमी में भी। तो आपका 13 पॉइंट ख़त्म हो जाता है, 13 क्वेश्चन आपका। 14 क्वेश्चन आपका जो है, 14 टॉपिक आपका है एडमिशन ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एडमिशन ऑफ पेशेंट में क्या क्या चीज़ आएगी। एडमिशन से मतलब है हमारा यहाँ पे मरीज़ को हॉस्पिटल में जब ऑफिशियली हम लेते हैं, मतलब कोई ट्रीटमेंट करने से पहले हम उसका एडमिशन करते हैं। जब वो एडमिट होता है, एडमिट होने से पहले ये चीज़ होगी कि हम उसको एडमिट करा रहे हैं, तो उसका एडमिशन होगा। तो उसके अंदर हमारा स्टेप्स में क्या आएगा, तो हमको उसका अच्छे से वेलकम करना है पेशेंट का। नेक्स्ट आपका आता है उसका एडमिशन फॉर्म फिल करना है, और पर्सनल और मेडिकल हिस्ट्री हमको लेनी होती है सेकंड पॉइंट में। थर्ड आपका पॉइंट है, इसमें आपका टेम्परेचर, पल्स, बीपी, वेट, हाइट मेज़र, आपको ये सब चीज़ें मेज़र करनी है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट आपका ये है, जो हमारे पेशेंट की चीज़, मतलब हमारा जो पेशेंट का कोई भी चीज़ है, आपको उस सामान मतलब उसको लेबल करना है कि ये इस पेशेंट का है। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसका नेम वगैरह मेंशन कर देंगे वहाँ पे, और उसको सेफली रखेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फिफ्थ। यहाँ पे आपको जो पेशेंट को बेड पे, मतलब बिल्कुल अच्छे से उसको कंफर्टेबली सेटल करना है, और हॉस्पिटल की जो रूल्स होते हैं वो सब उसको समझाना होता है। वो सब चीज़ें आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में आपका ये था। नेक्स्ट आपका जो नर्स का रोल होगा यहाँ पे, वो आपका नर्स का रोल देखिए क्या आएगा। नर्स को यहाँ पे पेशेंट के साथ फ्रेंडली रहना है और उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है, वहाँ पे उसको कंफर्ट देना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका यही आता है। सेकंड पॉइंट में आपका आएगा यहाँ पे उसको क्लीन, आपको बेडशीट प्रोवाइड करनी है और क्लीन क्लॉथ्स प्रोवाइड करनी है। थर्ड पॉइंट आपका आता है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि न्यू पेशेंट आया है वार्ड में, ये चीज़ें आपको इन्फॉर्म करनी होगी। ये भी नर्स का ही रोल है। तो यहाँ पे आपका 14 पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। 15 आता है आपका क्वेश्चन, जो आपका 15 टॉपिक है। तो 15 जो टॉपिक है, अभी मैंने आपको 14 बताया, उसमें एडमिशन के बारे में बताया कि पेशेंट का एडमिशन कैसे कैसे हो रहा है और क्या क्या रोल है। अब आपका 15 में आता है कि जो हमारा पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं, हम उसको छुट्टी देते हैं, मतलब हॉस्पिटल से जब जाता है, तो आपका क्या क्या रोल होता है वहाँ पे और क्या क्या चीज़ होती है। डिस्चार्ज वो प्रोसेस है जब हमारा मरीज़, मतलब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल से घर जाने के लिए बिल्कुल फिट हो जाता है, तब हम उसको छुट्टी देंगे। तो उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, हम उसको ऐसे ही नहीं छुट्टी दे देना है, हमारे उसके अंदर भी स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या क्या आएगी उसके अंदर। स्टेप में आपका फर्स्ट आता है डॉक्टर के ऑर्डर जो होता है ना हमारा, वो हमको यहाँ पे फॉलो करना होगा, तब हम उसको डिस्चार्ज देंगे पेशेंट को। सेकंड आपका ये होगा कि हम उसका फाइनल चेकअप और इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये सब देखना है हमको। थर्ड हमारा डिस्चार्ज समरी और प्रिस्क्रिप्शन, ये सब दी जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा आईवी कैथेटर, ये सब रिमूव किए जाते हैं आपके। और फिर हमारा है फिफ्थ पॉइंट
जो हमारी नर्स है पेशेंट को होम केयर, डाइट और फॉलो अप के बारे में ये सब चीज़ें हमारी पेशेंट को नर्सेज हमारी बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल एजुकेशन हमारी यही है। आप लिखते भी हैं कि नर्स एजुकेट करती है, हेल्थ एजुकेशन ये सब चीज़ें देंगी। तो यहाँ पे आपका डिस्चार्ज का कंप्लीट हो जाता है। 15 पॉइंट आपका जो 15 टॉपिक है वो फिनिश होता है। यहाँ पे 16 टॉपिक आपका आता है पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट। तो जो मरीज को आपको सही पोजीशन में रखना है, यहाँ पे ये देखना है आपको। तो पोजीशनिंग का मीन्स आपका क्या बताया है यहाँ पे, पेशेंट को ऐसी पोस्चर में रखना है जिससे कि उसको कंफर्ट पोजीशन मिल पाए और ट्रीटमेंट अच्छा मिल पाए। इससे आपके कंफर्ट भी और आपका ट्रीटमेंट दोनों में ही हेल्प मिलती है। पोजीशन को अच्छा, अगर पोजीशन मिल रहा है पेशेंट को, अगर उसको बेड सोर हो गया तो क्या ही कंफर्ट फील करेगा और क्या उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, वो और पेन होगा उसको। तो उसको अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है आपको। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा भी बता दे रही हूँ जो इसमें लिखा है, क्योंकि आप जो सुनोगे वो चीज़ें आप ये नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन यही लिखोगे, वो चीज़ आप खुद भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं चीज़ें बिल्कुल हिंदी में इसलिए ही बता दे रही हूँ आपको कि आप एग्ज़ाम में लिख पाए, खुद से भी आप ये चीज़ें लिख पाओगे। और ये बहुत अच्छे नोट्स हैं जो कि बिल्कुल आप इतनी अच्छी लैंग्वेज में है कि आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करके जाओगे और बिल्कुल ऐसे कैसे भी लिख दोगे, जब भी चल जाएगा। नेक्स्ट आपकी आती है कॉमन पोजीशन, आप क्या क्या इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपकी आती है सुपाइन पोजीशन, जो कि हमको लाइंग ऑन द बैक मतलब पीठ के बल लेटना सुपाइन पोजीशन में। और प्रोन पोजीशन आती है लाइंग ऑन द स्टमक, जो कि हमको पेट के बल लेटना, जिसमें पेट के बल लेटना होता है पेशेंट को। फोलर पोजीशन हमारी क्या होती है, जो हमारी आधा बैठना मतलब आधी, वो आपने देखा होगा कि एक जैसे गर्दन ऊपर और थोड़ा बेड इस तरह से देखा होगा आपने, ऊपर हुआ रहता है बेड का ऊपर से। तो वही चीज़ है इसमें 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का एंगल होता है इसके अंदर, ये चीज़ आती है। और इससे ना हमें मतलब जो हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं इन सब में इसको काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर पेशेंट सीधा लेट रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें आपकी ब्रीथिंग में हेल्प होगी फोलर पोजीशन से, वही चीज़ें आपकी ट्रीटमेंट पे हेल्प मिलेगी। फिर आपकी फोर्थ आती है लेटरल पोजीशन, मतलब आपको एक साइड लेटना होता है इसके अंदर, लाइंग ऑन वन साइड। ओके। नेक्स्ट आपकी आती है सिम्स पोजीशन, जो कि हम देते हैं एनीमा में या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट आपकी आती है लिथोटॉमी। लिथोटॉमी में आपकी क्या होगी, जो हमारी वेजाइनल एग्जामिनेशन या फिर सर्जरी के दौरान हमको दी जाती है। या आपने देखा होगा मोस्टली, फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं, इसके अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लिथोटॉमी पोजीशन का यूज़ करते हैं। जब हमारे बेबी बर्थ होता है तब आप पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन देंगे। ओके, ये आप एग्जांपल भी अपना लिख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नर्स का रोल भी लिखना है। तो नर्स का रोल आपका क्या क्या होगा, आपको एवरी 2 आवर्स पोजीशन को चेंज करना है, ताकि हमारे जो अभी मैंने बताया था कि बेड सोर्स को हमको यहाँ पे प्रिवेंट है करना है, तो यहाँ पे बेड सोर्स ना हो इसलिए हम यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे बेड सोर्स को। और विदिन 2 आवर्स हम एवरी 2 आवर्स पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। सेकंड आपका आता है कंफर्ट के लिए हम उसको पिलो प्रोवाइड करेंगे, और जिससे कि हमारा पेशेंट को अच्छे से बिल्कुल ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो पाएगा और कंफर्ट मिल पाएगा उसको। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, वॉच फॉर डिस्कम्फर्ट और पेन या फिर डिस्कम्फर्ट, इन सबको हमको ऑब्ज़र्व करना होता है। तो यहाँ पे आपका 16 टॉपिक फिनिश हो जाता है। 17 टॉपिक जो आपका आता है मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। तो यहाँ पे आप देखिए संक्रमण से सुरक्षा, इसका मतलब ये है। तो एसेप्सिस का मीनिंग आपका क्या होता है, इसका मीनिंग आपका ये होता है कि जो इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट है आपको वो है इसमें, बस ये देखना है आपको। एसेप्सिस का मतलब सेप्सिस में आपका जो इन्फेक्शन से फ्री एनवायरनमेंट नहीं होता है। एसेप्सिस मतलब आपका इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट, जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है। तो
तो आपका यहाँ पे मेडिकल एसेप्सिस आता है फर्स्ट। तो ये आपकी क्लीनिंग टेक्निक है। तो इसमें आपको क्या क्या करना होता है, फर्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, मतलब सेकंड ग्लव्स और मास्क को पहनना। थर्ड आपका आता है क्लीनिंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपको साफ़ सुथरा वातावरण प्रोवाइड करना होता है। और डिसइंफेक्टिंग इक्विपमेंट, मतलब जो इन्फेक्टिंग इक्विपमेंट नहीं है उस चीज़ को देखने होंगे यहाँ पे आपको। बस ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और हाँ, हमारे जो सरफेस और टूल्स, इन सब को डिसइंफेक्टेंट नहीं करना होता है, सॉरी डिसइंफेक्टेंट करना होता है, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट का मतलब हमारा ये हो गया कि हमको वहाँ पे साफ़ सुथरा वो रखना होगा। अगर हम उसको इन्फेक्ट करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो आपका मेडिकल एसेप्सिस में नहीं आएगा, वो आपका मेडिकल सेप्सिस में आ जाएगा। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, मैंने अभी ऊपर पॉइंट में बोल दिया था वो। तो सेप्सिस और सेप्सिस में आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सेप्सिस में तो आपका इन्फेक्शन होता है जहाँ पे, और एसेप्सिस में आपका नहीं होता है। ए से आपका मतलब वही है, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस में आपकी स्टेराइल टेक्निक होती है। ये आपकी जो स्टेराइल टेक्निक होगी, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है आपको। जो आपके साफ सुथरे इंस्ट्रूमेंट होंगे वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। सेकेंड आपका पॉइंट आता है स्टेराइल ग्लव्स गाउन, ठीक। ये आपको क्लीन ये सब चीज़ें पहननी है, ग्लव्स और गाउन। और नो कांटेक्ट विद नॉन स्टेराइल सरफेस, किसी भी नॉन स्टेराइल सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आना है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है यूज़ ड्यूरिंग सर्जरी ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स। यहाँ पे आपको ये चीज़ों का सारी बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है कि सर्जिकल एसेप्सिस ऑपरेशन या फिर ड्रेसिंग के टाइम ये सब चीज़ें हमको फॉलो करनी है। ओके, तो आपका 17 टॉपिक फिनिश होता है। 18 टॉपिक आपका आता है वाइटल साइन। तो वाइटल साइन जो हमारे होते हैं, ये हमारे मेन इंडिकेटर्स होते हैं आपके बेसिक हेल्थ के लिए, ठीक है। बेसिक हेल्थ को आपको दिखाते हैं ये कि जो हमारा ये आता है वाइटल साइन। तो इसमें आपका वाइटल साइन दिया हुआ है टेम्परेचर, पल्सेस, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। देखिए आपका मेन 4 होते हैं। 5वां जो है आपका SpO2 है। और 6th आप जो लिखोगे, जो आपको अपना अलग से लिख सकते हैं, आपका पेन होता है। 6th वाइटल साइन आप इसका अलग से पॉइंट बना के लिख देना। और 5th आप लिखोगे SpO2, ठीक है। तो आपकी इनकी नॉर्मल रेंजेस देख लीजिए क्या क्या होंगी। टेम्परेचर आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जो कि हमारा ओरल होता है। पल्स आपकी 60 to 100 BPM मतलब बीट पर मिनट होगी एडल्ट में। रेस्पायरेशन जो आपका होगा वो आपका 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। यहाँ पे बी छूट गया है नोट्स के अंदर, वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। BP आपका जो होता है 120/80 mmHg होता है। ये आपकी नॉर्मल रेंजेस थी, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और ऐसे ऐसे ही मेंशन कर दीजिएगा अपने एग्ज़ाम कॉपी में। नेक्स्ट आपका 19 टॉपिक आता है केयर ऑफ स्पेसिमेंस, मतलब हमारी जो आपके टेस्ट होते हैं लैब्स में, इन सब की आपको कैसे केयर करनी है। स्पेसिमेन जैसे हमारे यूरिन, ब्लड, स्टूल, ये सब लैब टेस्ट होते हैं ना, तो इनके लिए हम इन चीज़ का यूज़ करते हैं जो हमारी केयर करनी है। सॉरी, यहाँ पर केयर करनी है आपको स्पेसिमेन की। तो यहाँ पे नर्सिस के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है स्पेसिमेन पर हमें बिल्कुल सही लेबल लगाना है। वो कैसा कैसा किस किस चीज़ का लगाना होता है आपको, आपका नेम का, डेट का और टाइम का। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ जाएगा। सेकंड पॉइंट जो आपका आएगा वो आपको क्लीन या फिर स्टेराइल कंटेनर को यूज़ करना है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे कंटेनर को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अनस्टेराइल आपको यूज़ नहीं करना है। अगर करोगे फिर वही चीज़ है, बेकार हो जाएगा सारा आपका जो टेस्ट आपने करा है वो आप दोबारा करना पड़ेगा आपको। फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट, इसके अंदर ग्लव्स को हमको वियर करना है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है हमको उसको सेंड टू लैब क्विकली। देखिए आपको इसका टाइम का ना काफ़ी ध्यान रखना होता है। अगर आप उस चीज़ को टाइमिंग पे नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपकी
अगर आप वो ही कर रहे हैं ना कि सैमन कलेक्शन कर रहे हैं या फिर यूरिन टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपका पैथोलॉजी में आप 4th सेम में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि ये इस टेम्परेचर पर आपको रखना है। अगर आपको इतने आवर भी लेट हो गया है या इतनी मिनट भी लेट हो गया है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें टाइम पे करनी है कि उसको सैंपल को आप जल्दी से जल्दी टाइम पे पहुँचाएँ लैब में। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट आता है राइटिंग पेशेंट रिकॉर्ड, मतलब पेशेंट के रिकॉर्ड में इस चीज़ को नोट करना है, जो आप फाइल वगैरह बनाते हैं उस चीज़ में। 20 टॉपिक जो आपका आता है बैंडेजिंग टेक्निक। बैंडेजिंग टेक्निक मतलब आपकी जो पट्टी बांधने की हमारी टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या हम इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी, इसके टाइप्स वगैरह। तो बैंडेज हमारा क्या होता है, बैंडेज क्यों यूज़ करें, कैसे, क्या चीज़ है। अब देखिए बैंडेज हमारा जो होता है ये आपके वुंड को कवर करने में, ब्लीडिंग कंट्रोल और जॉइंट सपोर्ट देने के लिए यूज़ होता है। टाइप हमारा क्या क्या आएंगे इसके अंदर, टाइप हमारे रोलर बैंडेज होती है, एक सेकेंड हमारी ट्रायंगुलर बैंडेज होती है, थर्ड आपकी इलास्टिक बैंडेज होती है। तो आपकी जो इसके अंदर टेक्निक आएगी, टेक्निक में आपकी स्पाइरल, जो स्पाइरल होती है वो आपकी आर्म और लेग्स के लिए होती है। सेकंड जो होती है आपकी फिगर ऑफ 8 जो होगी वो आपकी एंकल या फिर जॉइंट सपोर्ट के लिए आप यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड आपकी जो आती है रिकरेंट आपकी हेड या स्टम्प ड्रेसिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। आपका जो 4th पॉइंट में दिया है, आप इसको देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप इसमें आपको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आपको जो बैंडेज बांधनी है वो उसको ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ उसको बांधेंगे, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। और टाइट या लूज़ नहीं होने चाहिए बैंडेज, तो बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में इसको देखना है, क्योंकि इसमें आप अगर टाइट या फिर लूज़ करेंगे तो उससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप प्रॉपर टेक्निक्स को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 20 टॉपिक है जो आपका ये फिनिश हो जाता है। अब आपका आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है 21 एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड एंड हॉट। तो कोल्ड एंड हॉट जो हमारी थेरेपी होती है ये आपकी पेन, स्वेलिंग, फीवर, इन सब के रिलीफ के लिए दी जाती है। तो फर्स्ट आपकी जो आती है कोल्ड एप्लीकेशन हमारी क्या क्या दे सकते हैं। कोल्ड एप्लीकेशन में आपका फर्स्ट आएगा हम आइस पैक, सेकेंड आपका कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, थर्ड आपका कोल्ड स्पंज बाथ दे सकते हैं। और ये हमारा यूज़ किस किस चीज़ के लिए हम करेंगे, फीवर में, स्वेलिंग में, ब्लीडिंग में और हेडेक में। देखिए आपको नॉर्मली भी आपको भी अगर हो जाता है तो आप ये सब चीज़ें अपने लिए भी कर सकते हैं और पेशेंट को तो आप करेंगे ही। देखिए आपका नेक्स्ट आता है हॉट एप्लीकेशंस, आपको क्या क्या देनी है। हॉट वाटर पैक यूज़ करना है, हॉट फॉर्मेंटेशन देना है, सीड्स बाथ देनी है। यूज़ हमें किस किस चीज़ के लिए करना है, मसल पेन के लिए, एब्सेस के लिए। एब्सेसिस का मतलब आपका यहाँ पे पस से हो गया, जो हमारी पस फॉर्मेशन हो जाती है उसका आपको करना है। या फिर हमारी पीरियड पेन के लिए, मतलब मेंस्ट्रुएशन टाइम पे आप इसको हॉट वाटर बैग की जो ये बोतल होती है उसको आप यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें आएंगी। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में इसका यूज़ फॉर में करके लिख सकते हैं, इसकी अलग हेडिंग बना के। और जो ये हॉट वाटर बैग है इनके लिए भी आप एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 1 शॉट है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने से ये है कि लेक्चर और बड़ा हो जाएगा। और ये 1 आवर्स तक वीडियो पहुँच रही है, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा आपका। जो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन, तो ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी इस वीडियो के अंदर ही। तो आपकी जो आती है यहाँ पे प्रिकॉशंस आपकी क्या क्या होती है, यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है। तो हमको यहाँ पे टेम्परेचर चेक करना है, स्किन को हमको बार बार चेक करना है। यहाँ पे अनकॉन्शियस जो पेशेंट है तो उसका यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप अनकॉन्शियस पेशेंट में आइस पैक, कोल्ड कंप्रेस या कोल्ड स्पंज बाथ दे रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं है, तो इसलिए दीजिए मत उस चीज़ को। इसलिए इन चीज़ों के लिए आपको प्रिकॉशंस रखनी है। और ये नर्सिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो चीज़ें मैंने आपको ऊपर भी बताई हैं, जो बाकी के टॉपिक्स हैं आपने पढ़े हैं इस, ठीक है। तो इस चीज़ में यह है कि आपको प्रिकॉशन हेडिंग डालनी है और ये तीनों पॉइंट्स आपको लिख देने हैं।
22 जो आपका आता है टॉपिक नेक्स्ट, वो आपकी केयर ऑफ कैथेटर आती है, मतलब हमें कैथेटर की कैसे केयर करनी है। कैथेटर हमारा होता क्या है? कैथेटर हमारी एक ट्यूब होती है जो ब्लेडर से यूरिन को बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाती है। आपने हॉस्पिटल में जब आपकी क्लिनिकल लगती है, आपने देखा भी होगा कि पेशेंट को कैथेटर की जो ट्यूब लगाई जाती है वो ब्लेडर से यूरिन बाहर निकाली जाती है, वो चीज़ आप देखते हैं। तो उसके हमारे टाइप्स क्या क्या आते हैं? फर्स्ट आपका फोली कैथेटर होता है, ये आपका हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। और स्ट्रेट कैथेटर होता है जो कि हम वन टाइम यूज़ करते हैं। देखिए, इसका भी एक टाइमिंग होती है कैथेटर की भी कि इतने टाइम तक यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये चीज़ें भी आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ये नोट्स मैंने बिल्कुल प्रॉपर इसीलिए बनाए हुए हैं कि जिससे कि आप इसमें खुद से भी ऐड कर पाए। आगे आपका आता है नर्स का रोल हमारा इसमें क्या क्या आएगा कि हम कैथेटर की केयर कैसे कर सकते हैं। स्टेराइल टेक्निक को हम जो करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे हम स्टेराइल टेक्निक को यूज़ करके इसको इंसर्ट करेंगे कैथेटर को पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे हम यूरिन का जो आउटपुट है वो मॉनिटर करना है हमें सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट हमारा है कैथेटर को डेली क्लीन करना है, ये मैं भी बता रही थी आपको, वरना इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका आता है ट्यूब को खींचना या मुड़ने से बचाना, मतलब वही कि अवॉइड पुलिंग और बेंडिंग ट्यूब। तो ये चीज़ आपके नर्स के रोल में आ जाती है। तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। 23 टॉपिक आता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। 23 टॉपिक आपके जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है ये आपका क्या है, देखिए इसमें देखते हैं हम। जब हमारे पेशेंट को ब्रीथिंग करने में जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं कि उसको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को जब हमारे पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो ब्रीथिंग करने में। इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, आप यहाँ पे फर्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं, नेज़ल कैनुला दे सकते हैं हम वहाँ पे, ऑक्सीजन मास्क उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड आपका ऑक्सीजन टेंट या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके मेथड्स में आ जाती हैं। आप इसमें एक एक दो लाइन खुद से लिख दीजिएगा, क्योंकि अब वन शॉट में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती हूँ। नेक्स्ट आपका आता है नर्स का रोल। नर्स का रोल यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमको जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसको चेक करना होता है, और फिर सही जो हमारा फ्लो रेट होता है उसको सेट करना होता है 2 to 5 लीटर पर मिनट। तो यहाँ पे हमको कैथेटर के जो हमारा फ्लो रेट है वो चीज़ें हम यहाँ पे सेट करेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है ब्रीथिंग, स्किन कलर, पल्स, ये सब को हमको ऑब्ज़र्व करना है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ह्यूमिडिफायर, इसमें हमको पानी रखना होता है, मतलब हमको वाटर रखना होता है इसके अंदर। और जो हमारा लास्ट पॉइंट दिया गया है इसमें फायर सेफ्टी का हमको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, नो स्मोकिंग हो यहाँ पे, ये चीज़ें हमको देखनी होती है। क्योंकि आपने हॉस्पिटल्स में देखा भी होगा स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो एकदम से सेफ्टी अलार्म्स लगे होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। चलिए, अब आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है CPR, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। तो CPR हमारी एक एमरजेंसी लाइफ सेविंग टेक्निक है जब हमारा पेशेंट का हार्ट और ब्रीथिंग, हार्ट बिल्कुल पंप करना हमारा स्टॉप कर देता है, हार्ट हमारा ब्लड पंप करना और ब्रीथिंग हमारी स्टॉप हो जाती है यहाँ पे। तो हम इसमें क्या क्या बेसिक स्टेप्स यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे एक ट्रिक भी दी हुई है मैंने, कैप। तो कैप का मतलब आपका फर्स्ट है C से आपका कंप्रेशन। तो यहाँ पे हमें चेस्ट को 30 टाइम्स हमको यहाँ पे पुश करना है, और A से आपका है एयरवे, जो हमारा हेड होता है उसको मतलब पीछे झुकाकर यहाँ हमको इसमें यहाँ पे इसको पूरा जैसे हम करते हैं पीछे की तरफ हमको सिर को झुकाना है और मुंह को खोलना है पेशेंट की। और ब्रीथिंग का हमारा यहाँ पे B से ब्रीथिंग हो जाएगा, माउथ टू माउथ 2 बार उसको ब्रीथिंग देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, जो आपने डिटेल में पहले देखे होंगे। तो 30:2 का जो हमारा कंप्रेशन रहता है वो दिया जाता है इसके अंदर।
और ये हमारा हमको रिपीट करते रहना है जब तक वहाँ पे पेशेंट की, जो हमारी पेशेंट है उसको रिकवर ना हो, तब तक उसके लिए हमको ये चीज़ करनी है, यहाँ पे उसकी हेल्प करनी है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है नर्स की यहाँ पे क्या क्या ड्यूटी होती है। स्टे काल मतलब हमको यहाँ पे काम लेना है, और इमरजेंसी कॉल फॉर हेल्प मतलब इमरजेंसी कॉल करनी है। सीपीआर शुरू करें मतलब स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली। और फोर्थ हमारा पॉइंट आता है यूज़ डिफिब्रिलेटर इफ ट्रेन, अगर ट्रेंड है नर्स तो डिफिब्रिलेटर यूज़ करनी होती है। डिफिब्रिलेटर मतलब आपका, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे आपके वाइटल्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें आपकी बिल्कुल बॉडी फंक्शनिंग आपकी स्टॉप हो जाती है, बॉडी वर्क करना ही, आपके जनरल फंक्शन वर्क करना बंद कर देंगे, तो आप ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तब आप यहाँ पे डिफिब्रिलेटर का यूज़ करेंगे। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पूरी F1 का जो कंप्लीट था आपका। ये है जो मैंने टॉपिक आपको कराए हैं। यहाँ पे आपका पूरा 1 शॉर्ट लेक्चर में आपकी पूरी F1 कवर हो गई है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे और रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी और आपके फ्रेंड्स की भी। वीडियो को आप शेयर कर देना, क्योंकि देखिए अभी एग्ज़ाम्स है तो बाकी लोग भी देखेंगे तो उनकी भी अच्छे से हेल्प हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे की जो अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स होंगे वो सब चैनल पे आएंगे, और टेलीग्राम पे आपके नोट्स शेयर कर रही हूँ, वो देख लीजिएगा। थैंक यू।